Hello friends, today we will discuss about 9th class geography chapter 2 भारत का भौतिक स्वरूप. In this chapter we will know about India's geographically location and condition and how many parts divided in India by geographically. We will gather knowledge about all of them. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है. किस प्रकार के मैदान भूभाग क्षेत्र में रहते हैं, जैसा कि हम जो एरिया में रहते हैं वो किस प्रकार का एरिया है. यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे. मैदानी क्षेत्र में भारत में बहुत सारे मैदान बहुत दूरी तक फैले होते हैं. यदि आप वास्तव में पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे. वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार. हमारे भारत में बहुत तरह की डाइवर्सिटी है. यहाँ पर पर्वत, मैदान, पठार, हर तरह की भू आकृति पाई जाती है. भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है. भूगर्भीय तौर पर जो भूगर्भीय भू का गर्भ है उसके आधार पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है. जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग माना जाता है. भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार को एक प्राचीनतम भाग है जो इसे बहुत स्थिर माना जाता था, परंतु जो हाल ही में भूकंप आए हैं उन्होंने इस बात को गलत साबित किया है. हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियों भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का एक अस्थिर भाग है. ये स्थिर नहीं है. हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है. जो हिमालय है वो न्यू माउंटेन्स रेंज है, नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय. ये युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ आदि सम्मिलित हैं. जो हिमालय है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है. ये धनुषाकार है और भारत में इसकी लंबाई 2400 से 2600 किलोमीटर है. हिमालय 4 भागों में बटा हुआ है. इसका जो पीछे का पार्ट है जो चीन और तिब्बत के साइड में है वो पुराना भाग है. पहले यहाँ पर एक सागर हुआ करता था इस जगह, टेथिस नामक सागर, जिसका नाम था टेथिस. लेकिन धीरे धीरे एक ज़मीन का भूभाग बहुत कई सालों से खिसकता हुआ आया और यहाँ से टकराया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ. इसकी 4 श्रृंखलाएँ बनी. इसमें से 4 श्रृंखलाओं में कई बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं और पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ. जैसे ये कराकोरम K2 और कराकोरम या दर्रा, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जोजिला दर्रा, नंगा पर्वत. और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी और धौलागिरी, अन्नपूर्णा की पहाड़ियाँ, मकालू पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा. ये सब इम्पोर्टेंट्स जगह हैं. इन सब पर ध्यान देना, इनको नोट करना. एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक नदियों का तंत्र बनता है. ये जो नदियों का तंत्र है, ये जो यहाँ से गंगा नदी जा रही है और ये गंगा नदी यहाँ पर आके मिलती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जिसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा. ये सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ये आ रही है इस तरह से. ये ब्रह्मपुत्र नदी है. ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा. ठीक है. और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ देखो पाकिस्तान में से एक नदी आ रही है जिसका नाम है सिंधु नदी. थोड़ी दूर चलने के बाद ये 5 भागों में डिवाइड होती है. सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी और सतलज नदी. और ये भारत में यहाँ से प्रवेश करती है. तो ये जिस जगह से प्रवेश करती है ना, उस जगह को पंजाब के नाम से जाना जाता है. जैसे दोआब होता है ना, दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र. इसी तरह पंजाब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब रखा गया है. इसका मतलब होता है 5 नदियों के बीच का क्षेत्र. ये देखो गुजरात का ये हिस्सा है. यहाँ कच्छ का रण है, रेगिस्तान है. यहाँ से पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है. यहाँ अपना राजस्थान, ये कोसी नदी, ये नंगा पर्वत और ये मिजो श्रेणी, मिजो की पहाड़ियाँ. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है. अब निक्षेप क्या होते हैं? नदियाँ अपने साथ मिट्टी के कई कण लाती है जो जैसे आसपास के किनारों पर जम जाते हैं, जो आसपास के किनारों पर यहाँ जमा हो जाते हैं. इनसे निक्षेप बनते हैं. इन्हें निक्षेप बोलते हैं, डिपोजिशन इंग्लिश में बोला जाता है, डिपोजिशन. इसे निक्षेप कहते हैं. नदियों के द्वारा लाए गए अन्य पदार्थ जो किनारों पर जमा कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहा जाता है. प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों की कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है. जो प्रायद्वीपीय पठार है
वो रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों की चौड़ी घाटियों से बना है। अब देखते हैं भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण। जोग्राफिकली भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेनली जोग्राफिकली भारत को 6 भागों में बांटा गया है। और वो 6 भाग कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो अभी अपन ने हिमालय के बारे में पढ़ा था ना, कि हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से भारत के 6 भौगोलिक भागों में से सबसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद उत्तरी मैदान, उत्तर का जो मैदान है वह है, जो उत्तर नदियों द्वारा बनाया गया है जो। इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार थर्ड, जो पठारी भाग है भारत का, दक्षिण का पठार है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, हम सब जानते हैं उसे, अपने राजस्थान में स्थित है थार का रेगिस्तान। इसके बाद आता है तटीय मैदान, जो भारत के तटीय मैदान है दक्षिण में, यहाँ पे जो तट है ना, तटीय मैदान है, इनको तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, समुद्र तटीय क्षेत्र। इसके बाद आता है द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह, ये सब जो समूह है ना, इन सबको द्वीप समूह की श्रेणी में रखा गया है। इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पे पहली हेडिंग हिमालय पर्वत से स्टार्टिंग होती है। अब देखो क्या लिखा है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय है ना, वो मैंने आपको बताया था युवा पर्वत श्रृंखला है। उसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार, और यह नवीन है। ये कितना है? 11 करोड़ साल पुराना है हिमालय, 11,000 करोड़ साल पुराना। लेकिन जो भूगोल की दृष्टि से ये जो 11,000 करोड़ साल है, ये बहुत कम समय माना जाता है, क्योंकि जो दक्षिण का पठार है वो 17,000 करोड़ साल पुराना है। इसलिए वह स्थित भी है, वह स्थिर है, और वहाँ पर भूकंप आते हैं लेकिन कम मात्रा में आते हैं। जबकि हिमालय है ये अभी तक बन रहा है, इसलिए यहाँ भूकंप और प्राकृतिक आपदा अधिक मात्रा में आती रहती है। उसके बाद पढ़ते हैं, वलित पर्वत श्रृंखला है, ये धनुषाकार आकृति में बना हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और 2400 से 2600 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और ये एक अर्धवृत्त का निर्माण, धनुषाकार आकृति मैंने बताया था ना, ये एक अर्धवृत्त, ये पूर्ण वृत्त है, इसका आधा यानी अर्धवृत्त धनुषाकार आकृति का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में तो 400 किलोमीटर के समथिंग, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। जो इसकी चौड़ाई है हिमालय की, ये कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150-150 किलोमीटर। अब जब पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई और ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है, विविधता होती है डाइवर्सिटी। जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधता वाली और अधिक डाइवर्सिटी वाली है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6,000 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला आती है, जो पर्वत शिखर आते हैं ना, उनकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। कितनी है? 6,000 मीटर, रिमेंबर इट। अब देखो हिमालय के सबसे कुछ ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं। सबसे ऊंची पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड की, हिमालय जो है अपने हिमालय श्रृंखला में पाई जाती है, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ठीक है। इसके बाद आती है कंचनजंगा, ये भी भारत में ही है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यहाँ पे इनके देशों के नाम लिखे हैं। कंचनजंगा भारत की है, जिसकी ऊंचाई है 8,598। इसके बाद मकालू पर्वत नेपाल में स्थित है। इसके बाद धौलागिरी नेपाल में स्थित है, जो 8172 मीटर ऊंचाई है उसकी। अब हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के बीच है। जो शिवालिक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और उनकी ऊंचाई 900 से 1000 किलोमीटर है। इसके बाद मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित अवसाद मैंने बताया था ना, डिपोजिशन द्वारा लाई गई चीज़ों से बनी है। ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी है उसका नाम है दून। जो निम्न हिमालय है ना और जो शिवालिक है उसके बीच में एक घाटी पड़ती है जिसका नाम क्या है? दून। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। जैसे देहरादून है ना, वो हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच की एक घाटी है, जैसे देहरादून के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम
अब हम यहाँ पर इस मैप की सहायता से भारत के 6 भौतिक प्रदेशों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें से पहला है हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत ये है, धनुषाकार आकृति में बना हुआ है ये। इसकी लंबाई 2400 से 2600 किलोमीटर है। भारत में ये ऊपर लद्दाख श्रेणी से लेकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका विस्तार ये 4 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। ये भारत का ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके अंदर हमारे कई मुख्य पर्वत जैसे कैलाश श्रेणी और काराकोरम K2 है ना, ये सब स्थित है। जास्कर रेंज भी इसी के अंदर आती है। और इसके बाद जो शिवालिक की श्रेणी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वो भी यहीं आती हैं। K2, गॉडविन ऑस्टिन, ये सभी पहाड़ियाँ इसी के अंदर हैं। हिमालय में हम देखते हैं कि हिमालय से ही हमारे भारत की जितनी नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, जैसे यमुना नदी, गंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, इस प्रकार। और ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ बनती हैं। गंगा नदी यहाँ से निकलकर यहाँ को जाती है और इधर से फिर आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है यहाँ पर, नेपाल में इसको संगापो नदी के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर यहाँ गंगा नदी से मिलती है। और जब ये यहाँ पर मिलते हैं तो ये यहाँ से जब गिरते हैं ना इसमें बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की यहाँ पर कई सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे यमुना नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, चंबल नदी राजस्थान में है अपने में, कोटा में है ना, मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र बनता है ना यहाँ पे, ये जो क्षेत्र बन रहा है, इस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तर का मैदान। ये नदियों के कारण बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पर जो फसल होती हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। ये एक कृषि की दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है भारत का। और यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, समझे। इसके बाद उत्तर का मैदान के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली। इसके बाद हम देखते हैं दक्कन का पठार, तीसरे नंबर पे आता है। पहला तो भारत का भौतिक प्रदेश है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्कन का पठार। अब दक्कन का प्लेटू, दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे। दक्कन का पठार लगभग 17,000 करोड़ साल पुराना है। और दक्कन का पठार कैसे कहते हैं, पर्वत तो होते हैं इस प्रकार के, ऊपर से पैने और नीचे से चौड़े और ऊंचाई में अधिक, लेकिन जो पठार होते हैं वो मेज की आकृति के होते हैं इस प्रकार। उम्मीद है आपको समझ आएगा। इस प्रकार पठार, तो ये जो भाग है ये पठारी भाग है। यहाँ पर फसल वसल कम होती हैं और ज़्यादातर यहाँ राज्य हैं और थोड़ी सी फसल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। ऐसे ये हिस्सा है, इसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा मरुस्थल। ये थार, भारतीय मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है ना अपना, जिसके यहाँ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर लग रही है, तो ये थार का मरुस्थल सबको पता है ना, राजस्थान में स्थित है। इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है तटीय मैदान, समुद्र तटीय क्षेत्र। जैसे देखिए ये जो यहाँ से ये समुद्र का तट है ना, यहाँ से ये जो मैदान है ना, इसको समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र के तट के निकट स्थित है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो ये, इसके बाद यहाँ हिंद महासागर है, इसके बाद यहाँ अरब सागर है। तो ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है ना। और यहाँ पर जो ये भूमि आ रही है, इस भूमि को समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः इन स्थानों पर नारियल वगैरह या इन चीज़ों से ही अपना जीवन यापन किया जाता है, मछली पकड़कर, नारियल के पेड़ों से इनका उपयोग करके, ठीक है। यहाँ पर अपना फिर अगला छठवा आता है द्वीप समूह। देखो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये रहे लक्षद्वीप में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये 3 भागों में बटे हुए हैं, मिडिल अंडमान और इस प्रकार ये। और यहाँ पर है लक्षद्वीप, कार अंडमान, मिडिल अंडमान। यहाँ पर लक्षद्वीप है जो 36 द्वीपों का एक समूह है। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये श्रीलंका, ठीक है। ये आपके भारत के कुछ भौतिक प्रदेश हैं। ये कैलाश की श्रेणी है, जो कैलाश है ना, कैलाश पर्वत, उसकी, उम्मीद है समझ आया होगा। ये पाकिस्तान, इधर चाइना, चीन, ठीक है। और डायरेक्शंस का थोड़ा ध्यान रखना, जो ये आपको इधर की साइड दिख रही है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट,
बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार ये कई बच्चे भूल जाते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद हम हिमालय के बारे में हमने पढ़ लिया है, थोड़ा इस पे पॉज करके इसको भी पढ़ लेना आप। इसके बाद जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान की प्रमुख प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बना है। मैंने बताया था ना, उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बनाया गया है। यह कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये 7 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। हाँ, इसका विस्तार, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। जो उत्तरी मैदान है, यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में रहती है, क्योंकि जो जनसंख्या होती है वो आपको भी पता है वहाँ उस जगह पर ज़्यादा रहती है जिस जगह पानी की मात्रा अच्छी हो और जहाँ पर फसल वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी हो, रोज़गार के अवसर अधिक हो। इसलिए उत्तर है ना, उत्तर का मैदान, वहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, दोआब। दोआब का क्या अर्थ है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं अपन? दोआब। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। इसी तरह पंजाब शब्द है ना, वो पंजाब मैंने बताया था ना आपको, वो 5 शब्दों से वो 5 से पंच का अर्थ है 5, यानी कि 5, और आब का अर्थ है पानी। यानी कि जो 5 नदियां हैं उनके जो बीच का क्षेत्र है उसे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब के नाम से। मैंने बताया था ना 5 नदियां प्रवेश कर रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पंजाब। अब उत्तरी मैदान को छोटे मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, पंजाब की साइड वाला, उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी पाकिस्तान में ही है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास एवं सतलज हिमालय से निकलती हैं। बताया था मैंने आपको, मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। तो मैदान का यह भाग है, इसमें दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, इसकी संख्या ऐसे मैदानों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये छोटी आपकी कुछ इम्पोर्टेंट इसके बीच में फैक्ट्स हैं, इन्हें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो खुद से भी। एक शब्द आया है यहाँ, भावर। अब भावर किसे कहते हैं? नदियाँ पर्वतों के बीच उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 6 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, डिपोजिशन करती हैं। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। तभी सरिता इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। जैसे नदियाँ एक जगह से यहाँ से गिरी और यहाँ गिरने के बाद नदियाँ कुछ स्थान पर कुछ जगह विलुप्त हो जाती हैं और बाद में फिर दोबारा अस्तित्व में आ जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? भावर। जैसे यहाँ से विलुप्त हो गई नदी और आगे जाके अस्तित्व में आ गई, तो जहाँ नदी विलुप्त होती है उस स्थान को भावर कहा जाता है। अब तराई, इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं ये नदी पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा ददावली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिन्हें तराई कहते हैं। अब ये नदी यहाँ पे दोबारा निकली है ना इस स्थान पर, तो इस स्थान को तराई कहेंगे। यहाँ पर ये लुप्त हो गई थी, तो इस स्थान को भावर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यह वन्य, और यहाँ जो तराई का क्षेत्र है ना, इसमें दलदली क्षेत्र बन जाता है जब ये नदियाँ वापस निकलती हैं, तो यहाँ दलदल जैसी कीचड़ का निर्माण हो जाता है और इसके आसपास हरी भरी खूब जंगल ऐसी चीज़ आराम से पनप जाती हैं। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मैंने आपको बताया था ना, पठार कैसे कहते हैं? मेज की आकृति वाले स्थान को पठार कहते हैं, जो कि पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरीय शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से अफवाह के कारण था। इस कारण प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा पठारी भाग व छिछली गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें 2 भागों में मध्य भूमि, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी में प्रायद्वीपीय पठार का वह जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। आपने विंध्य हिमाचल और दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में अरावली से घिरी हुई है। यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। अब इसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बातें और हैं इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम की वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, क्योंकि ये मरुस्थल है। यहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में है और वनस्पतियों के लिए पानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बहुत अधिक गर्मी होती है, जिसके कारण यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं
वह नई फल फूल पाती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक लूनी ही सबसे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो लूनी नदी है वो केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब इसके बाद बरकान। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरकान शब्द अर्धचंद्राकार, जो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है उसे बरकान कहा जाता है, इस प्रकार का। ठीक है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए गए हैं। या जैसलमेर जाएं तो आप बरकान देख सकते हैं। इस प्रकार के जो टीले होते हैं ना, उन्हें बरकान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं तटीय मैदान पर। जैसे एक द्वीप है, ये चारों ओर से जल से घिरा हुए समूह को क्या कहते हैं? द्वीप। अब तटीय मैदान जो भारत का दक्षिणी भाग है, दक्षिण भारत है इस प्रकार का, उसके आसपास पानी का विस्तृत भूभाग है, मैंने आपको बताया था। तो इसके जो तट है ना, इसे तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी सरकार किसे कहते हैं? जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है ना, उसे उत्तरी मैदान कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देश की कई बड़ी नदियाँ जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा था ना, ऐसे यहाँ पर भी एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट के एक स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब आपको चिल्का झील दिखाते हैं। चिल्का झील कौन सी है? देखो यहाँ पे ये जो आपको झील दिखाई दे रही है, ये चिल्का झील है। ये क्या है? चिल्का झील। ये उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील है ये। ठीक है, ये अपने देश की सबसे बड़ी झील भी है। इसके बाद आते हैं केरल के मालवार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों के छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनके लिए 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। जो लक्षद्वीप है उसका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया था। 3200 किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु विशेष प्रकार से पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। जो पिटली द्वीप है वहां कोई मनुष्य नहीं रहता, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है जो लक्षद्वीप में स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला पर ध्यान दीजिए। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। इसके बाद जानते हैं अपन प्रवाल। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल पॉलिक्स के कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। प्रवाल का विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। स्राव यानी कि भाप। इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल वित्ती तथा प्रवाल वलय द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार की रोधिका वाले होते हैं। इसके बाद आते हैं हम द्वीप समूह पर। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि द्वीप समूह क्या होते हैं, जो कि अत्यधिक चारों तरफ से बहुत विशाल जल से घिरे हुए हों, ऐसे भागों को द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समूह अपने यहाँ द्वीप समूह को संभवतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत सारी विविधता है। यह द्वीप विषुवत रेखा के समीप है। जो इक्वेटर होती है ना अर्थ की, जो अर्थ को बीच में से 2 भागों में डिवाइड करती है, उसके ये बहुत समीप है। जो इक्वेटर है उसके द्वीप समूह बहुत समीप है। यहाँ पर बहुत अलग तरह की डाइवर्सिटी की जलवायु पाई जाती है। औद्योगिकरण के विशेष भूमिका द्वीप समूह औद्योगिकरण में भी विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिजों का अच्छा भंडार पाया जाता है। और उत्तरी मैदान देश के अन्य भाग हैं। इसे प्राचीन सभ्यताओं को विकास का आधार मिला है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधित जो तट मैंने बताया था ना, समुद्र तटीय मैदान, वहाँ पर मछली पालन और जो अपने नारियल होते हैं, नारियल आदि का व्यापार बहुत अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।